नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष सेशन में आपका स्वागत है। क्विक रिवीजन क्लासेस आपका अपना यूट्यूब चैनल है जहां पर आप बहुत कम समय में एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट देखते हैं और वो भी इम्पॉर्टेंट कंटेंट जो सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। आज हम लेकर आए हैं सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इससे पहले आप 8 कर चुके हैं। निरंतर हम आपको हिंदी की प्रैक्टिस करवा रहे हैं और सभी टॉपिक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पीवाईक्यू प्रश्नों को इन प्रैक्टिस सेट में लेकर आते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के सेशन की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा जहां पर आप हमें मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बेहतरीन कंटेंट का लाभ उठा सकते हैं। लोअर पीसीएस बैच पे तो ऑफर भी चल रहा है जहां पर आपको अब तक के सभी हिंदी प्रैक्टिस सेट और हिंदी क्विक रिवीजन नोट्स और बाकी सब्जेक्ट्स के क्विक रिवीजन नोट्स भी मिल जाएंगे। यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए स्पेशल बैच चल रहा है और यकीन मानकर चलिए, अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो बेहतरीन स्कोर करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी पीटी बैच में भी सुपर टेट का भी बैच है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। तो बात करते हैं सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 9 की। और पहला प्रश्न है आपका कि शा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। कई बार मैं आपको करवा चुका हूं, बता चुका हूं। अगर अभी भी आप गलती करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी पढ़ाई काफी कमजोर है, आपने ठीक समझा। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, तालव्य। शा वर्ण का उच्चारण स्थान तालु यानी कि तालव्य से होता है और इसका सूत्र है इचियु सानाम तालु, अर्थात ई चा वर्ग या और शा तालव्य होते हैं। शा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य है, दंत्य है, तालव्य है या ओष्ठ है? तो अभी भी आप बहुत आसानी से इसका उत्तर करेंगे ऑप्शन ए, मूर्धन्य। शा यानी कि षटकोण वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा यानी कि मूर्धन्य है। ऋटुर शाणाम मूर्धा, अर्थात रि टा वर्ग रा और शा मूर्धन्य होते हैं। ये सूत्र हैं, इनको अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत आसानी से आप किसी भी परीक्षा में कोई भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे, सभी सही होंगे। अगला प्रश्न है आपका कि सा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो तीनों सा आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ये सा आपका दंत्य होता है, सी ऑप्शन आपका सही है। और इसका जो सूत्र है वो है लृतु ला सानाम दंतः, अर्थात तावर्ग ला शा दंत होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि खा और घा वर्ण क्या कहलाते हैं। अल्प प्राण, महाप्राण, नासिक या आयोग वहा। बहुत आसानी से आप इसका उत्तर कर पाएंगे और इसका जो उत्तर है आपका वो है आपका महाप्राण, ख और घ। ठीक है, 24 ट्रिक याद रखिए, 24 यानी कि 2 4। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। 2 4 महाप्राण होते हैं, इन्हें बोलने में अधिक श्वास निकलती है। अगला प्रश्न है आपका कि हिंदी में व्यंजनों की कुल मूल संख्या कितनी मानी जाती है। तो बहुत आसानी से इसका उत्तर करेंगे ऑप्शन बी, 33। 25 स्पर्श होते हैं, 4 अंत्यस्थ होते हैं और 4 ऊष्म होते हैं, तो टोटल 33 हो जाती है। तो ये चीज याद रखिएगा और ये पूरा वर्गीकरण भी। अगला प्रश्न है आपका कि ढा वर्ग का उच्चारण स्थान और वर्ग क्या है। तालव्य है, चा वर्ग, दंत्य है, तावर्ग, मूर्धन्य है, टा वर्ग, ओष्ठ है, पा वर्ग। तो किसमें आता है डा? तो ये आपको पता होना चाहिए। आता है ये आपका मूर्धन्य में और टा वर्ग में। डा टा वर्ग का चौथा वर्ण है, अतः इसका उच्चारण स्थान मूर्धा या मूर्धन्य होगा। अगला प्रश्न है आपका कि री का उच्चारण स्थान क्या है। तो री जो है आपका, इसका उच्चारण स्थान अभी आपको बताया गया था इसका सूत्र, और सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, मूर्धन्य। ऋतु रड़ा शाणाम मूर्धा, सूत्र के अनुसार इसका उच्चारण मूर्धा से है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो जो संयुक्त स्वर हैं आपके वो हैं आपके ऑप्शन डी, ए ऐ ओ औ। ए ऐ ओ औ को संयुक्त स्वर कहा जाता है। ये दो भिन्न स्वरों के मेल से बनते हैं, जैसे आ ई को ए बन गया, आ उ ओ बन गया। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सा स्वर दीर्घ स्वर नहीं है। तो बहुत आसान उत्तर होगा आपके लिए ऑप्शन सी, ई। ई एक ह्रस्व या छोटा या मूल स्वर है, यह दीर्घ स्वर नहीं है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री ह्रस्व स्वर होते हैं, इन्हें बोलने में कम समय लगता है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। व्यंजन कहते हैं, स्वर कहते हैं, आयोगवाह कहते हैं या अंत्यस्थ कहते हैं। बताइएगा, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन
बी स्वर, स्वरों का उच्चारण स्वर स्वतंत्र रूप से होता है और हवा निर्बाध गति से निकलती है। व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं जबकि स्वर स्वतंत्र होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मार्तंड किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का, सूर्य का, अग्नि का या पृथ्वी का? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सूर्य। मार्तंड, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मृगांक किसका पर्यायवाची है? तो मृगांक आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है। मृगांक, शशांक, सुधाकर, मयंक, इंदु ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है आपका कि है किसका पर्यायवाची है? तो है आपका घोड़े का पर्यायवाची है। है, अश्व, घोटक, तुरंग, वाजी, सैंधव ये सभी घोड़ा के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अचला किसका पर्यायवाची है? नदी का है, पृथ्वी का है, आकाश का है या पर्वत का है? तो यहां पर जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पृथ्वी। अचला, मेदिनी, क्षिति, वसुंधरा, धरणी, इला ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सुता किसका पर्यायवाची है? पुत्री का, पत्नी का, माता का या बहन का? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पुत्री का। सुता, तनया, आत्मजा, नंदिनी, दुहिता ये सभी पुत्री के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पावक किसका पर्यायवाची है? तो पावक आपका अग्नि का पर्यायवाची है। पावक, अनल, कृषाणु, हुताशन, वैश्वानर, दहन ये सभी अग्नि आग के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मेदिनी किसका पर्यायवाची है? तो मेदिनी ये आपका पृथ्वी का पर्यायवाची है। मेदिनी, अवनी, भू, भूमि, धरा ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सरोज किसका पर्यायवाची है? तो सरोज जो पर्यायवाची है आपका वो है कमल का। सरोज, नीरज, जलज, पंकज, अरविंद ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कुबेर का पर्यायवाची क्या है? तो कुबेर का पर्यायवाची है ऑप्शन ए यक्षराज। कुबेर धन के देवता को यक्षराज, धनेश, धनाधिपि, धनाधिप और किन्नरेश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि सरिता किसका पर्यायवाची है? तो सरिता आपका नदी का पर्यायवाची है। सरिता, तटनी, निर्झरणी, तरंगिणी ये सभी नदी के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है आपका कि विद्यालय में कौन सी संधि है? बहुत आसान होगा आपके लिए, ट्रिक भी आपको कई बार बताई गई है और यहां पर दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, विद्या धन आलय, विद्यालय आ और आ मिलकर दीर्घ स्वर संधि का निर्माण करते हैं। शब्द के बीच में यदि आ, ई और ऊ की बड़ी मात्रा हमेशा दीर्घ संधि का संकेत देती है। अगला प्रश्न है आपका दिग्गज का सही संधि विच्छेद है? तो दिग्गज का सही संधि विच्छेद है दिक धन गज। तो गा तीसरा वर्ण विच्छेद के समय अपने ही वर्ग के पहले वर्ण का में बदल जाता है। का गा होना। मनोहर का सही संधि विच्छेद क्या है? तो बहुत आसानी से आप इसका उत्तर कर रहे होंगे, मनाहा धन हर। तो विसर्ग संधि है यहाँ पर। सिरोरेखा पर ओ की मात्रा के बाद सार्थक शब्द हर बचने पर ओ का विसर्ग में बदल जाता है विच्छेद में। अगला प्रश्न है आपका कि स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है? तो स्वागत का सही संधि विच्छेद है सुधन आगत। यण संधि का यहाँ पर उदाहरण है। वा से पहले आधा अक्षर सा होने पर यण संधि होती है। वा हटाकर ऊ की मात्रा लगाएं। अगला प्रश्न है आपका कि एकाएक में कौन सी संधि है? तो एकाएक में आपकी वृद्धि संधि है। यहां पर सिरोरेखा पर अय की दो मात्राएं हैं या औ की दो मात्राएं आपको मिले तो वृद्धि संधि होती है। ये इसकी ट्रिक है। सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो सूर्योदय में गुण संधि है। क्यों गुण संधि है? क्योंकि सिरोरेखा पर ए की और ओ की एक मात्रा दिख रही है, तो यहां पर सूर्योदय में ओ की मात्रा दिख रही है। तो गुण संधि की ट्रिक क्या होती है? सिरोरेखा पर बीच में आपको या तो ए की एक मात्रा दिखे या ओ की आपको एक मात्रा दिखे, तो वहां पर क्या होता है? गुण संधि होती है। अगला प्रश्न है आपका कि नयन का सही संधि विच्छेद क्या है? तो नयन का सही संधि विच्छेद ने धन अन होता है। ठीक है, ये अयादि संधि का उदाहरण है। यदि अय की ध्वनि आए तो पहले अक्षर पर ए की एक मात्रा लगाते हैं। सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ये हो जाएगा सतजन। ठीक है, शब्द में डबल जा, डबल चा, डबल ला हो तो पहले आधे वर्ण को ता में बदल देते हैं। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो निराशा का सही संधि विच्छेद नी धन आशा होगा। विसर्ग के बाद स्वर आने पर विसर्ग का रा में बदल जाना होता है। रा के स्थान पर विसर्ग लगाते हैं विच्छेद में। तो नी धन आशा हो गया निराशा।
अगला प्रश्न है आपका कि अत्याचार में कौन सी संधि है? तो अत्याचार में आपकी संधि है यण संधि। क्यों? या के पहले आधा अक्षर ता आया है। अगला प्रश्न है आपका कि राम सोता है वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो राम सोता है वाक्य में क्रिया होगी अकर्मक, क्योंकि क्या सोता है आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। सोना एक अकर्मक क्रिया है क्योंकि इसका फल सीधे कर्ता पर पड़ता है और इसमें कोई कर्म नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका कि वह खाना खाकर सो गया, वाक्य में खाकर क्या है? सहायक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है या संयुक्त क्रिया है? तो खाकर क्या है? एक पूर्वकालिक क्रिया है। जब कर्ता एक कार्य पूरा करके तुरंत दूसरा कार्य करने लगे तो कर जुड़ी हुई पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सीता पत्र लिखती है, वाक्य में क्रिया का प्रकार बताइए। तो सीता पत्र लिखती है, वाक्य में क्रिया का प्रकार है सकर्मक क्रिया। क्या लिखती है? पत्र लिखती है। उत्तर मिल गया आपको, तो क्या हो गया? सकर्मक हो गई। जहां कर्म उपस्थित हो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। अगला प्रश्न है आपका कि अध्यापक ने छात्रों को पढ़वाया, वाक्य में पढ़वाया कैसी क्रिया है? तो ये एक आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा दे, पढ़वाना लिखवाना, तो वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है आपका कि मैं पढ़ रहा हूं, वाक्य में रहा हूं क्या है? तो मैं पढ़ रहा हूं वाक्य में रहा हूं सहायक क्रिया है। पढ़ना मुख्य क्रिया है और रहा हूं काल बताने तथा अर्थ को पूरा करने में मदद कर रही है, अतः यह सहायक क्रिया है। अगला प्रश्न है आपका कि राम ने मोहन को रुपए दिए, वाक्य में क्रिया का प्रकार है। तो राम ने मोहन को रुपए दिए, क्या दिए? रुपए दिए। तो ये एक आपकी द्विकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, तो यहां पर दो कर्म है, एक तो एक मोहन को यानी कि गौड़ है आपका प्राणीवाचक कर्म है और दूसरा है रुपए, तो एक आपका अप्राणीवाचक है, तो ये द्विकर्मक क्रिया हो गई और देना एक सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है आपका कि चिड़िया आकाश में उड़ती है, वाक्य में क्रिया है। तो चिड़िया आकाश में उड़ती है, वाक्य में क्रिया अकर्मक है। क्या उड़ती है? तो उत्तर आप नहीं दे पाएंगे। कौन उड़ती है? तो उत्तर दे लेंगे। तो चिड़िया उड़ती है। उड़ना का फल सीधे चिड़िया या कर्ता पर पड़ रहा है, आकाश कर्म पर नहीं, बल्कि अधिकरण आधार है, अतः यह अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है आपका कि मोहन रोते रोते हंसने लगा, वाक्य में रोते रोते क्या है? तो ये है आपका तात्कालिक कृदंत। जो क्रिया वाक्य को समाप्त नहीं करती और कार्य के जारी रहने का बोध कराती है, ते तो वह तात्कालिक कृदंत वर्तमान कालिक कृदंत कहलाती है। अगला प्रश्न है आपका कि बर्फ पिघल रही है, वाक्य में क्रिया का प्रकार बताइए। तो क्या पिघल रही है? बर्फ पिघल रही है, तो ये आपकी अकर्मक क्रिया है। क्यों है? ये एक अपवाद है। कारण यह है बर्फ का पिघलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसका फल सीधे बर्फ यानी कि कर्ता पर ही पड़ रहा है, अतः यह अकर्मक क्रिया है। किसी कर्म का यहां पर फर्क नहीं पड़ रहा है, बर्फ स्वयं पिघलती है, कुछ और नहीं शामिल हो रहा है उसमें, तो ये एक अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो यहां पर कोई और नहीं है, केवल बर्फ स्वयं है, तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। बर्फ पिघल रही है, तो क्या पिघल रही है? बर्फ पिघल रही है, तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। हथियाना लतियाना किस प्रकार की क्रिया के उदाहरण हैं? तो ये आपके नाम धातु क्रिया के उदाहरण हैं। संज्ञा, हाथ, लात, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उदय का विलोम शब्द क्या है? तो उदय का विलोम शब्द अस्त होता है। उदय यानी कि निकलना, प्रकट होना का सटीक विलोम अस्त या छिपना या डूबना होता है। अगला प्रश्न है आपका कि आयात का विलोम शब्द क्या है? आयात का निर्यात होगा, बहुत आसान है। आयात यानी कि बाहर से मंगवाना, इंपोर्ट, और इसका सटीक विलोम निर्यात होता है यानी कि बाहर भेजना, एक्सपोर्ट। अगला प्रश्न है आपका कि अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा? अनाथ का विलोम शब्द सनाथ होगा। अनाथ यानी कि जिसका कोई स्वामी या सहारा ना हो, का सटीक विलोम सनाथ यानी कि जिसका स्वामी या रक्षक साथ हो। अगला प्रश्न है आपका कि अग्रज का विलोम शब्द क्या है? अग्रज का विलोम शब्द अनुज है। अग्रज पहले जन्म लेने वाला बड़ा भाई का सटीक विलोम अनुज बाद में जन्म लेने वाला छोटा भाई होता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्थान का विलोम शब्द क्या है? तो उत्थान का विलोम शब्द पतन है। उत्थान ऊपर उठना, प्रगति का सटीक विलोम पतन, नीचे गिरना विनाश होता है, उन्नति का अवनति होता है।
अगला प्रश्न है आपका कि उपकार का विलोम शब्द है, तो उपकार का विलोम शब्द अपकार है। उपकार भलाई करना का सटीक विलोम अपकार है। बुराई नुकसान करना होता है। अगला प्रश्न है आपका कटु का विलोम शब्द क्या होगा, तो कटु का विलोम शब्द मधुर होगा। ठीक है, कटु यानी कि कड़वा या तीखा का सटीक विलोम मधुर, मीठा या कोमल होता है। अगला प्रश्न है आपका कि चेतन का विलोम शब्द है, तो चेतन का विलोम शब्द जड़ है। चेतन जिसमें चेतना या प्राण हो का सटीक विलोम जड़, निर्जीव, बुद्धिहीन होता है। अगला प्रश्न है आपका कि ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या है, तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द कनिष्ठ होता है। ज्येष्ठ आयु या पद में बड़ा का सटीक विलोम कनिष्ठ, आयु या पद में छोटा होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निर्मल का विलोम शब्द है, निर्मल का विलोम शब्द मलिन होता है। निर्मल मल रहित साफ का सटीक विलोम मलिन यानी कि गंदा या मैला। अगला प्रश्न है आपका कि अन्न और अन्य शब्द युग्म का सही अर्थ भेद क्या है, तो अन्न का अर्थ हुआ अनाज और अन्य का अर्थ हुआ दूसरा, तो यहां पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि कपाट और कपट का अर्थ भेद है, तो कपाट का अर्थ हुआ दरवाजा और कपट का हुआ धोखा। अगला प्रश्न है आपका कि गृह और ग्रह का सही अर्थ भेद क्या है। देखिए बहुत बारीक अंतर होता है, बहुत आसान लगती है हमें ये सब चीजें, लेकिन ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, नजर हटी और दुर्घटना घटी। ठीक है, बहुत आसान है लेकिन नजर हटी और दुर्घटना घटी वाली स्थिति हो जाती है। तो जो पहला वाला गृह है इसका अर्थ घर है और दूसरे वाले का नक्षत्र हो जाएगा। ठीक है, जिसमें री की मात्रा का अर्थ है घर और रा का प्रयोग हुआ है उसका अर्थ आकाशीय पिंड या नक्षत्र यानी कि प्लेनेट। अगला प्रश्न है आपका कि कुल और कूल का अर्थ भेद बताइए। कुल मीन्स होता है आपका वंश और कूल का अर्थ होता है किनारा। कुल यानी कि छोटा ऊ का अर्थ है वंश, परिवार या संपूर्ण होता है, और कूल या जिसमें बड़ा ऊ का अर्थ है नदी का किनारा। ठीक है, ये कूल ठंडा ठंडा कूल वाला कूल नहीं है, ये नदी के किनारे वाला कूल है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि दिन और दीन शब्द युग्म का अर्थ है, तो दिन का अर्थ हुआ दिवस और दीन का अर्थ हुआ गरीब। दिन जिसमें छोटी ई है, ह्रस्व ई है, वो दिवस हुआ, और जिसमें बड़ी ई है वो उसका अर्थ गरीब या दरिद्र हुआ। अगला जो प्रश्न है वो बता रहा है कि नियत और नियत का सही अर्थ भेद क्या है। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी, निश्चित और इरादा। ऐसे प्रश्न देखने में बहुत आसान लगते हैं, अगर आप सही से प्रैक्टिस ना करें, बार बार इनका रिवीजन ना करें, यकीन मानकर चलिए परीक्षा में गलत करके आते हैं बच्चे और बाद में कहते अरे ये कैसे गलत हो गया। तो ये जो प्रश्न आपको आसान लगे, वो कहते ना देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, तो वो स्थिति हो जाती है जो आसान लगता है आपको बाद में वही गंभीर घाव देके जाता है परीक्षा में। जिसमें ह्रस्व ई की मात्रा है उसका अर्थ है निश्चित होना, फिक्स्ड है, नियति है जिसको कहते हैं, और जो बड़ा ई वाला है, दीर्घ ई वाला है, उसका अर्थ होता है व्यक्ति का इरादा या मनसा। ठीक है, तो पहला वाला है वो है नियति से मतलब है जिसको निश्चित होता है, फिक्स्ड होता है। अगला जो प्रश्न है आपका कि अली और अली का अर्थ भेद बताइए। अली का अर्थ होता है सखी और अली का अर्थ होता है भौरा। अली यानी कि बड़ी ई का अर्थ सखी होता है और अली यानी कि छोटी ई का अर्थ भौरा या भ्रमर होता है। अगला प्रश्न है आपका अनल और अनिल का सही अर्थ भेद क्या है, बताइएगा। अनल और अनिल का सही अर्थ भेद क्या है, तो अनल का अर्थ है आपका आग और अनिल का अर्थ है हवा। अनल आग का पर्यायवाची है और अनिल हवा यानी कि वायु का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है आपका कि जलज और जलद का अर्थ भेद क्या है, तो ऐसे भी आप इनको याद कर सकते हैं और पर्यायवाची के रूप में भी याद कर सकते हैं। जहां पर जा आ जाए आपका वो आपका कमल है और जहां पर दा है वो आपका बादल है। ठीक है, जा जलज यानी कि जल में जन्म लेने वाला कमल, जलद यानी कि जल देने वाला अर्थात बादल। चर्म और चरम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है, तो चर्म यानी कि चमड़ा और चरम यानी कि अंतिम। चरम स्थिति जिसको कहते हैं वो अंतिम स्थिति होती है, और चर्म यानी कि आधा रा है जिसमें, इसका अर्थ होता है चमड़ा, और जिसमें पूरा रा है उसका अर्थ होता है अंतिम या सर्वोच्च सीमा। अगला प्रश्न है आपका कि चौराहा में कौन सा समास है, तो चौराहा में आपका द्विगु समास है। विग्रह करने पर इसे चार राहों का रास्ता या समूह कहते हैं,
और 4 राहों के समूह या 4 रास्तों का समूह। ठीक है, पहला पद संख्यावाचक है तो इसलिए यह द्विगु होगा। अगला प्रश्न है आपका कि प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। बहुत आसानी से आप उत्तर कर पाएंगे, अव्ययी भाव समास है क्योंकि प्रति एक अवयव है। अगला प्रश्न है आपका कि महादेव में कौन सा समास है। तो महादेव में कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। विग्रह करने पर क्या निकलेगा, महान है जो देव। यहां विशेषण महान और विशेष देव का संबंध है, अतः यह कर्मधारय समास है। तीसरा अर्थ शिव लेने पर यह बहुब्रीहि भी होता है। ठीक है, तो यह चीज ध्यान रखिएगा, अगर कर्मधारय ना दिया हो और बहुब्रीहि दिया हो तो वहां पर बहुब्रीहि होगा। अगला प्रश्न है आपका कि राजकुमार शब्द में कौन सा समास है। तो यह आपका संबंध तत्पुरुष है। ठीक है, राजा का कुमार, जहां का की के विभक्ति का लोप हो वहां संबंध तत्पुरुष समास होता है। अगला प्रश्न है आपका कि भाई बहन में कौन सा समास है। तो भाई बहन में द्वंद्व समास है, जहां दोनों पद प्रधान हो और योजक चिन्ह या और का लोप हो वहां द्वंद्व समास होता है। अगला प्रश्न है आपका कि गजानन में कौन सा समास है। तो गजानन में बहुब्रीहि समास है। गज यानी कि हाथी के समान, आनन यानी कि मुख है जिसका, अर्थात श्री गणेश। तीसरा विशेष अर्थ प्रधान होने के कारण यहां बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न है आपका कि कमल नयन शब्द में कौन सा समास है। तो यहां पर भी आपका कर्मधारय समास है। कमल के समान नयन, यहां नयन उपमेय की तुलना कमल उपमान से की गई है, अतः यह कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है आपका यथासंभव में कौन सा समास है। तो यथासंभव में आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा क्योंकि यथा एक अवयव है। अगला प्रश्न है आपका कि त्रिलोक में कौन सा समास है। त्रिलोक में आपका द्विगु समास हो जाएगा। 3 लोगों का समाहार, तीनों लोगों का समाहार क्या हो गया, त्रिलोक हो गया। इसलिए पहला पद संख्यावाचक है तो इसलिए क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि शोकाकुल में कौन सा समास है। बताइएगा, शोकाकुल में कौन सा समास है। ऐसे प्रश्न कठिन हो जाते हैं। तत्पुरुष का जब भेद पूछ लेता है तो प्रश्न में थोड़ी कठिनाई आ जाती है। तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी, करण तत्पुरुष। विग्रह क्या होगा, शोक से आकुल या शोक के द्वारा कारण आ गया। तो यहां से विभक्ति साधन या कारण दर्शा रही है, अलगाव नहीं दर्शा रही है, अतः यहां पर करण तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है आपका कि लड़का शब्द से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी। तो लड़का से लड़कपन, ये भाववाचक बन गया। लड़का एक जातिवाचक है, संज्ञा है, और इसको भाववाचक बनाने के लिए पन प्रत्यय लगाते हैं। गरीब शब्द से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी। तो गरीब शब्द से भाववाचक संज्ञा गरीबी बनती है। ठीक है, ई प्रत्यय जोड़कर गरीब से गरीबी बनाकर भाववाचक संज्ञा बन जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि सभा किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। तो सभा एक समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। सभा, सेना, कक्षा, परिवार, भीड़ आदि शब्द व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं, अतः ये समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका कि पानी किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। तो पानी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। पानी, दूध, सोना, चांदी, लोहा आदि जिन्हें मापा या तौला जाता है वे द्रव्यवाचक पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मित्र शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। तो मित्र की मित्रता होगी और मैत्री होगी। आपके ए और बी दोनों सही है। मित्र एक जातिवाचक संज्ञा है जिसमें मित्रता या ता प्रत्यय और मैत्री दोनों भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मैं अपने आप काम कर लूंगा। मैं अपने आप काम कर लूंगा, वाक्य में अपने आप क्या है। वाक्य में अपने आप क्या है। तो अपने आप एक निजवाचक सर्वनाम है। जब कर्ता स्वयं खुद अपने आप के लिए किसी सर्वनाम का प्रयोग करता है तो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका कि जो जागेगा वो सो पावेगा, वाक्य में जो सो क्या है। तो जो सो यहां पर संबंधवाचक सर्वनाम है। जो सो जिसकी उसकी आदि शब्द 2 वाक्यों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है आपका कि बाहर कौन खड़ा है, वाक्य में कौन क्या है। बताइएगा, बाहर कौन खड़ा है, वाक्य में कौन क्या है।
तो ये एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन, क्या आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि यह मेरी कार है, वाक्य में यह क्या है। तो यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह कार की ओर निश्चित रूप से संकेत कर रहा है। चूंकि यह कि तुरंत बाद संज्ञा नहीं है, अतः यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है आपका कि दूध में कुछ गिर गया है, वाक्य में कुछ क्या है। तो यह आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ या कोई शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराते, अतः इन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है। तो यह एक आपका सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। जब सर्वनाम यह संज्ञा घोड़े के तुरंत पहले आकर उसकी विशेषता या संकेत बताए तो वह सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि चौगुना किस प्रकार का विशेषण है। चौगुना एक आवृत्तिवाचक विशेषण है। दो गुना, तीन गुना, चौगुना आदि शब्द संख्या की आवृत्ति का बोध कराते हैं, अतः ये आवृत्तिवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है आपका, थोड़ा पानी लाओ, वाक्य में थोड़ा क्या है। तो ये आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, पानी मापा जाता है, परिमाण है, और थोड़ा से मात्रा निश्चित नहीं होती है, अतः यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है आपका, पांचवा व्यक्ति में पांचवा किस प्रकार का विशेषण है। ये आपका क्रमवाचक विशेषण है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये सभी क्या है, संख्या के क्रम को दर्शाते हैं, अतः ये क्रमवाचक विशेषण होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सुंदर विशेषण की उत्तमावस्था क्या होगी। तो सुंदर विशेषण की उत्तमावस्था सुंदरतम होगी। हिंदी में विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था सुंदर, उत्तरावस्था सुंदरतर और उत्तमावस्था सुंदरतम। अगला प्रश्न है आपका कि आम शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, आम्र। आम एक तद्भव हिंदी शब्द है जिसका संस्कृत तत्सम रूप आम्र होता है। अगला प्रश्न है आपका कि हाथ शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, हस्त। हाथ का शुद्ध तत्सम रूप हस्त होता है। अगला प्रश्न है आपका, सूरज शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, सूर्य। सूरज तद्भव शब्द है जिसका शुद्ध तत्सम संस्कृत तत्सम रूप सूर्य होता है। अगला प्रश्न है आपका, कान शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, कर्ण। कान का तत्सम रूप कर्ण होता है। अगला प्रश्न है आपका कि दांत खट्टे करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, पूरी तरह से हरा देना या पराजित करना। युद्ध या प्रतियोगिता में दुश्मन को बुरी तरह परास्त करने, हराने को दांत खट्टे करना कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, बहुत शोर करना, उपद्रव करना। जब कोई व्यक्ति, विशेषकर बच्चे, बहुत अधिक शोर शराबा या उपद्रव करते हैं तो कहते हैं कि उसने आसमान सिर पर उठा लिया। अगला प्रश्न है आपका कि ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, आवश्यकता से बहुत कम मिलना। जब किसी व्यक्ति की खुराक की आवश्यकता बहुत अधिक हो और उसे बहुत कम मात्रा में वस्तु दी जाए तब इसका प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अगला प्रश्न है आपका ऑप्शन बी, अरे इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, राम और सीता बन गए हैं। ठीक है, जब दो भिन्न लिंग वाले कर्ता, राम पुल्लिंग सीता स्त्रीलिंग और से जुड़े हों तो क्रिया हमेशा बहुवचन पुल्लिंग में आती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, और यही यहां पर मेन अंतर रहा है। राम और सीता बन गया, ये तो गलत हो गया। राम और सीता बन गए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। राम और सीता वन को गई, ये भी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन केवल बी सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, मुझे घर जाना है। हिंदी व्याकरण में मेरे को, तेरे को शब्दों का प्रयोग पूर्णतः अशुद्ध माना जाता है। शुद्ध रूप मुझे या मुझको होता है। अगला प्रश्न है आपका कि सरकारी पत्र के सबसे ऊपरी हिस्से में क्या लिखा जाता है। तो सबसे ऊपरी हिस्से में पत्र संख्या, पत्रांक लिखा जाता है। औपचारिक सरकारी पत्रों में सबसे ऊपर दाहिने या मध्य में पत्र संख्या लिखी जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि अधिसूचना किसके नाम से जारी की जाती है। तो यह जारी की जाती है
राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से। भारत सरकार की अधिसूचना राष्ट्रपति के नाम से और राज्य सरकार की अधिसूचना राज्यपाल के नाम से राजपत्र में, गजट में जारी की जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि निविदा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? टेंडर का। सामान की आपूर्ति या निर्माण कार्य के लिए ठेकेदारों को आमंत्रित करना। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सरकारी विभागों द्वारा किसी निर्माण कार्य को कराने या सामान खरीदने के लिए ठेकेदारों से सीलबंद प्रस्ताव मंगाए जाते हैं, जिसे निविदा कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि परिपत्र का प्रयोग कब किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, जब एक ही सूचना या आदेश अनेक विभागों को एक साथ भेजना हो। जब कोई सरकारी आदेश या जानकारी एक साथ कई मंत्रालयों, अधिकारियों या कार्यालयों को भेजी जाती है तो वह परिपत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका कि अनुस्मारक पत्र का लहजा कैसा होता है? तो ये आपका औपचारिक होता है, ऑफिशियल होता है। चूंकि यह पिछले सरकारी पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाता है तो इसका स्वरूप भी मूल पत्र की तरह औपचारिक ही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि योजक चिन्ह का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो इनका मुख्य रूप से उपयोग द्वंद्व समास या शब्दों की आवृत्ति में, जैसे माता पिता धीरे धीरे में होता है। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। योजक चिन्ह का प्रयोग दो विलोम शब्दों के बीच में भी होता है या समान शब्दों की आवृत्ति में भी होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आज के 100 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। देखिए 100 प्रश्न जब बनाए जाते हैं तो उसमें से कुछ प्रश्न रिपीट होना स्वाभाविक है। हर कोई एकदम याद करके नहीं बैठा होता है कि पिछले मॉक टेस्ट में कौन से प्रश्न रखे थे और कितना था। तो कमेंट बॉक्स में इतना तो आप थोड़ा एडजस्ट किया करिए और रिवीजन के तौर पर उनको लिया करिए। रही बात आज के सेशन की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा जहां पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बेहतरीन कंटेंट का लाभ उठा सकते हैं। लोअर पीसीएस पर अभी ऑफर चल रहा है। आपको हम बहुत ही अच्छे सुव्यवस्थित नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं जिन्हें आप अंतिम तैयारी में रिवीजन के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं और बहुत कम समय में आप सभी सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर पाएंगे, यकीन मानकर चलिए। तो तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता आपके लिए इंतजार कर रही है। बस अपने आप को उस सफलता के लिए पूर्ण रूप से तैयार कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मेहनत करते रहिए और यकीन मानिए अपने साथ ईमानदार रहिए। दूसरों पर अपनी कमजोरी का, अपनी नाकामी का कभी भी ठीकरा मत फोड़िएगा। जो लोग ये करते हैं वो जीवन पर्यंत परेशान रहते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। अपने कंधों पर अपनी जिम्मेदारी लीजिए। हर किसी को पता होता है उसने कितनी पढ़ाई करी है, कितनी नहीं करी है, वो कितनी मेहनत किस काम के लिए कर सकता है और किस काम के लिए नहीं कर सकता है। तो खुद के लिए आत्मचिंतन आप रोज किया करिए। जितना आत्मचिंतन करेंगे उतना ज्यादा आप निखरते चले जाएंगे और आप अपने लिए एक बेहतर योजना, एक बेहतर जीवन का निर्माण कर पाएंगे। इधर उधर की बात करना मेरे लिए उतना जरूरी नहीं है, पर जो लगता है कि कुछ एक दो बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी चाहिए, वो कभी कभी कर देता हूँ। तो आपको कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए आप हमें क्षमा करिएगा और मेहनत करते रहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।